welcome back my channel. Believe in therapy. How are you? I hope you're fine. And this is Neha. In today's I explain for general medicine, new subject. So in this video I explain cardiovascular system. Its topic is hypertension. So in this video I explain in all about for hypertension in clinical feature and types and investigation, risk factor, complications and general management of medicine. सो प्लीज़ बने रहिए आप हमारे साथ. लेट्स स्टार्ट दिस. हाइपरटेंशन पढ़ने से पहले हम आपको जनरल मेडिसिन के बारे में कुछ बताते हैं. जनरल मेडिसिन क्या होता है, इसका मीन्स क्या है, ये सब्जेक्ट क्या है. जनरल मेडिसिन में हम कुछ ऐसी डिजीज़ होती हैं जिसको हमारे पास पेशेंट आते हैं, वो अपनी कुछ सिम्टम्स बताते हैं हमें. कुछ जो भी उनकी हिस्ट्री है, प्रीवियस हिस्ट्री रही है, जो भी सिचुएशन है, कंडीशन है, पेशेंट हमें बताते हैं. उसके अकॉर्डिंग ही हम मेडिसिन देते हैं, प्रीफर करते हैं पेशेंट को. तो जनरल मेडिसिन में हम वही सारी डिजीज़ पढ़ने वाले हैं जो पेशेंट हमारे पास आते हैं पेशेंट. तो उसके बाद हमें क्या उनके क्लिनिकल फीचर्स एंड उनके सिम्टम्स और कॉजेज़ के अकॉर्डिंग हमें क्या मेडिसिन देनी है, वो आज इस वीडियो में हम देखने वाले हैं. सो लेट्स स्टार्ट दिस. हाइपरटेंशन. हाइपरटेंशन जैसे कि आप जानते ही होंगे, हाइपरटेंशन मीन्स हमारा जो लोकल लैंग्वेज में बोलते हैं, हमारा जो बीपी होता है, ब्लड प्रेशर होता है, उसका जो लेवल होता है वो हाई हो जाता है. हाइपरटेंशन इसे हम क्या बोलते हैं, हाई ब्लड प्रेशर. इसमें क्या होता है, हमारा जो बीपी का मीन्स सिस्टोलिक एंड डायस्टोलिक प्रेशर होता है वो एलिवेट हो जाता है. नॉर्मली कितना होता है 120 टू 120/80, एंड जब एलिवेट हो जाता है तो क्या हो जाता है 140/90 mm/Hg. इसमें क्या होता है, हमारी जो ब्लड वॉल होती है, आर्टरी वॉल होती है, उस पर थोड़ा सा फोर्स पड़ता है, ब्लड उसके अगेंस्ट पुश होता है, जिससे हमारी जो आर्टरीज होती है उनकी वॉल पर थोड़ा फोर्स, इट इज़ फोर्स ऑफ ब्लड पुशिंग अगेंस्ट द वॉल ऑफ आर्टरी. एंड दिस जब हमारे फोर्स पड़ता है हमारी आर्टरीज पे, ब्लड वेसल्स पे, तो उससे क्या होता है, थोड़ा सा रिस्क हो आते हैं, हार्ट की जो वॉल होती है डैमेज होने के चांसेस हो आते हैं. रिस्क होता है हार्ट अटैक का, स्ट्रोक का, किडनी प्रॉब्लम का एंड डेथ का. हार्ट अटैक पड़ेगा, हमारे हमारे टिश्यूज़ को, हमारे ऑर्गन्स को ब्लड सप्लाई नहीं होगा, किडनी फेल हो जाएगा, किडनी को फंक्शंस करने को नहीं मिलेगा एंड डेथ होने के चांसेस हो सकता है. सो हाइपरटेंशन के टाइप्स क्या क्या होते हैं वो देख लेते हैं. देयर इज डिफरेंट टाइप ऑफ हाइपरटेंशन. फर्स्ट इज प्राइमरी हाइपरटेंशन, सेकेंडरी hypertension, congenital deformity, other, borderline STI, malignant hypertension, benign hypertension and fight hypertension. So थोड़ा सा इनको डिटेल में डिस्कस करते हैं. टाइप्स विद ईटियोलॉजी, क्या क्या इनकी ईटियोलॉजी के साथ हम इसे डिस्कस करेंगे. प्राइमरी हाइपरटेंशन, इट इज़ ड्यू टू अननोन कॉज. इसके अभी तक कोई कॉज हमें सही से पता नहीं है, फिर भी हम इससे थोड़ा सा समझ लेते हैं. सो हमारे पास प्राइमरी हाइपरटेंशन कुछ कॉज क्या है. आर्टेरियल डिजनरेशन, हमारी जो आर्टरी होती है डिजनरेट कर रही, फैमिली हिस्ट्री हो गई कोई सी, प्रोलॉन्ग मेंटल टेंशन, हर टाइप से कोई टेंशन है, हार्मोनल डिस्टर्बेंस होने की वजह से हो सकता है, प्रोलॉन्ग मेंटल डेथ, प्रोलॉन्ग मेंटल प्रेशर. तो इस टाइप के कॉज होते हैं, तो हमारा प्राइमरी हाइपरटेंशन में आता है. एंड सेकेंडरी हाइपरटेंशन में क्या होता है कि हमारी कोई भी पैथोलॉजी होती है, कोई भी हमारी बॉडी में पहले से ही प्रॉब्लम है, पैथोलॉजिकल कंडीशंस है, तो उसके अनुसार हमारे जो हाइपरटेंशन होता है उसे सेकेंडरी हाइपरटेंशन बोलते हैं. जैसे कि हमारा ड्यू टू किडनी फेज, कोई भी किडनी डिजीज़ है, कोई पायोनेफ्राइटिस हो गया, एंड ड्यू टू एंडोक्राइन डिसऑर्डर हो गया, कुशिंग सिंड्रोम है, डायबिटीज़ मेलाइटिस, ऐसी कोई भी पैथोलॉजी होती है, तो वो हमारा जो हाइपरटेंशन होता है सेकेंडरी हाइपरटेंशन होती है. इससे पहले कि हम और आगे जाएँ, उससे पहले हम आपको एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ बताने वाले हैं. ध्यान से सुनना. जब भी आप जनरल मेडिसिन में एग्ज़ाम के टाइम जब पेपर कर रहे हो या आपको पढ़ा, जब भी नोट्स तैयार करने हैं, तो सबसे पहले आपको क्या क्या चीज़ों पे ध्यान रखना है वो देखना था. सबसे पहले आप जो भी टॉपिक है, जो भी डिजीज़ है उसके बारे में पढ़ेंगे, उसकी डेफिनेशंस लिखेंगे, उसके इंट्रोडक्शन के बारे में लिखेंगे. उसके बाद जो आपको लिखना है वो ईटियोलॉजी होती है. ईटियोलॉजी करने के बाद आपके जो भी पैथोफिजियोलॉजिकल है, पैथोफिजियोलॉजी है तो वो बता सकते हैं. उसके बाद हम क्लिनिकल फीचर्स देख सकते हैं. क्लिनिकल फीचर में हमारे साइन सिम्टम्स आ जाते हैं. उसके बाद हम इन्वेस्टिगेशन या डायग्नोसिस कर सकते हैं.
क्या उसके अकॉर्डिंग कॉम्प्लिकेशंस होंगे, क्या रिस्क फैक्टर होंगे, उनके बारे में हम लिख सकते हैं। यदि टाइप्स पूछेगा तो टाइप्स भी बता सकते हैं। इंडिकेशंस, कॉन्ट्रा इंडिकेशंस पूछेगा तो हम वो भी कर सकते हैं। एंड सबसे लास्ट स्टेज फाइनल हमारा क्या आएगा, हमारे पास मैनेजमेंट आता है, मेडिकल मैनेजमेंट। उसके बाद आपको ड्रग्स देने हैं। तो ये एक हमारा सीरियल वाइज होता है हमें एक डिजीज़ को कंप्लीट करने का। तो इस वे में आप यदि कंप्लीट करते हैं तो बहुत अच्छा रहेगा आपके लिए और बेनिफिट भी है याद करने के लिए। सो हम नेक्स्ट स्टार्ट करते हैं हम कंजाइनटल डिफॉर्मिटी। कंजाइनटल डिफॉर्मिटी में क्या होता है, रीनल आर्टरी रप्चर होता है। एंड अदर हम देखते हैं, अदर में आता है हमारे से कि इनलार्ज प्रोस्टेट ग्लैंड, हमारी प्रोस्टेट ग्लैंड बढ़ जाए, एक्सेसिव बॉडी वेट है, ओबेसिटी हो गया, टॉक्सीमिया एंड प्रेगनेंसी, एक्सेसिव सॉल्ट एंड स्मोकिंग, इस टाइप की कोई भी कंडीशंस होती है तो हमारे अदर हाइपरटेंशन में आता है। लेकिन हमारा बॉर्डर लाइन हाइपरटेंशन होता है। बॉर्डर लाइन हाइपरटेंशन में क्या होता है, जो हमारा ब्लड प्रेशर होता है वो बहुत ज़्यादा एलिवेट हो जाता है और उसमें थोड़ा सा ब्लीडिंग होने लगती है। इट इज़ डिफाइंड इंटरमिटेंट एलिवेशन ऑफ बीपी विथ नॉर्मल ब्लीडिंग। नेक्स्ट हमारे पास है मैलिग्नेंट हेस्टियन। मैलिग्नेंट में क्या होता है कि हमारा जो ब्लड प्रेशर है वो तो इंक्रीज हो ही गया, 140 से भी ज़्यादा हो जाता है विटिन पैप्लिडीमा के साथ। एंड वाइट कोट हेस्टियन में क्या होता है, ड्यू टू ओनली एट द टाइम ऑफ मेजर बीपी, मीन्स उस टाइम होता है जब हम मेजरमेंट करते हैं बीपी को, तो उस टाइम का जो हाइपरटेंशन होता है उसे हम वाइट कोट हाइपरटेंशन बोलते हैं। इसकी को पैथोफिजियोलॉजी क्या है, पैथोफिजियोलॉजी में जैसे कि हमारा जो कैसे हो रहा है हाइपरटेंशन और उसे कैसे रेगुलेट करेंगे, कंट्रोल करेंगे, वो देखते हैं हम। देयर आर 3 कंट्रोल सिस्टम प्ले मेजर रोल इन मॉनिटरिंग बीपी, आर्टेरियल बायोरिसेप्टर, रेगुलेशन ऑफ बॉडी फ्लूइड वॉल्यूम एंड RAAS मीन्स रेनिन एंजियोटेंसिन। सो हमारे पास फर्स्ट है आर्टेरियल बैरोरिसेप्टर। बैरोरिसेप्टर से हम कैसे रेगुलेट करते हैं बीपी को, वो देखिए। जो हमारे कैरोटिड साइनस होता है और हमारे जो वेंटिकल होते हैं उनकी जो वॉल होती है वो हमारे जो बीपी होता है उसे मेंटेन करने की कोशिश करते हैं हम, जैसे कि हमारे बोलते हैं बैरोरिसेप्टर। बैरोसेप्टर हेल्प करता है, मेंटेन करता है बीपी ऐसे रेगुलेट करना शॉर्ट टर्म एंड लॉन्ग टर्म। 2 टाइप से होता है, एक शॉर्ट में एक लॉन्ग टर्म में। शॉर्ट टर्म में क्या होता है कि बैरोसेप्टर, कीमोरेसेप्टर, एंडोक्राइन ग्लैंड होती है, तो ये इसमें हेल्प करते हैं मेंटेन करने में। तो बैरोसेप्टर में क्या होता है, हमारा जो आयोटा होता है, कैरोटिड साइनस होता है, सो उससे क्या होता है हमारे सीएनएस जो कार्डियक वेस्कुलर सेंटर प्रेजेंट होता है वहाँ पे जो मेडुला होता है वहाँ से हमारा बैरोसेप्टर काम करता है मेंटेन करने के लिए। एंड कीमोरिसेप्टर में क्या होता है, हमारे पार्शियल प्रेशर ऑक्सीजन, पार्शियल प्रेशर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड और हाइड्रोजन एंड प्रेजेंट होते हैं, तो हमारा ब्रेन कंट्रोल करता है कीमोरिसेप्टर के फॉर्म में, कीमोरिसेप्टर के थ्रू ब्लड प्रेशर को। एंड एंडोक्राइन में लॉन्ग टर्म को हम पढ़ेंगे रेनिन एंजियोटेंसिन सिस्टम में आगे। नेक्स्ट है हमारा रेगुलेशन ऑफ बॉडी फ्लूइड वॉल्यूम। कैसे हमें फ्लूइड जो हमारा बॉडी का जो फ्लूइड होता है उसके वॉल्यूम क्या से हम बीपी को मेंटेन करेंगे। सबसे पहले हम चेंज इन बॉडी फ्लूइड दैट अफेक्ट द सिस्टेमिक आर्टेरियल प्रेशर, मीन्स हम अपने जो बॉडी फ्लूइड है उसे चेंज करेंगे जिससे कि हमारा जो आर्टेरियल प्रेशर होता है वो थोड़ा सा अफेक्ट होगा। उससे क्या होगा कि हमारा जो ट्रांसपोर्ट है सोडियम एंड वाटर का जो ट्रांसपोर्ट होता है तो उसमें एबनॉर्मलिटी आएगी। एबनॉर्मलिटी आएगी तो उससे क्या होगा, इंक्रीज हो जाएगा हमारा सोडियम एंड पोटेशियम वाटर इन ब्लड। तो ब्लड में हमारा सोडियम भी मिलेगा, पोटेशियम भी मिलेगा, वाटर भी मिलेगा। तो ये जब सारी चीज़ें मिलेंगी तो हमारा जो ब्लड वॉल्यूम है वो भी इंक्रीज़ हो जाएगा। जब ब्लड वॉल्यूम हमारा इंक्रीज़ हो जाएगा तो हमारा जो ब्लड प्रेशर है वो इंक्रीज़ हो जाएगा। ओके, एंड नेक्स्ट इज रेनिन एंजियोटेंसिन सिस्टम के बारे में देखेंगे। रेनिन एंजियोटेंसिन में क्या होता है, हमारी किडनी से जो हमारा एंजियोटेंसिनोजन होता है और वहाँ से जो हमारा एंजियोटेंसिन रेनिन को रिलीज करता है वहाँ एंजियोटेंसिन 1, एंजियोटेंसिन 2 एंड फिर क्या होता है हमारे रिसेप्टर से बाइंड हो जाता है। एंड वैसोकंस्ट्रिक्शन होता है, सीक्रेट एल्डोस्टेरोन होता है। वैसोकंस्ट्रिक्शन में क्या होता है, हमारा ब्लड प्रेशर होता है वो इंक्रीज हो जाता है। सीक्रेट एल्डोस्टेरोन में क्या होगा, सोडियम हमारा इंक्रीज हो जाएगा, एस्टोरिटेंशन होगा एंड ब्लड वॉल्यूम भी इंक्रीज होगा। ब्लड वॉल्यूम इंक्रीज होगा तो हमारे बीपी भी इंक्रीज हो जाएगा। सो ये हमारे कंट्रोल करने का था, मीन्स हमारे जो ब्लड प्रेशर को और इंक्रीज करना है तो इसकी जब इंक्रीज हो रहा है तो रेनिन एंजियोटेंसिन सिस्टम से इंक्रीज करते हैं। नेक्स्ट हम पैथोफिजियोलॉजी का क्लिनिकल फीचर देखते हैं, साइरन सिस्टम देखते हैं। हाइपरटेंशन क्या क्या होते हैं, जब भी हम मॉर्निंग में उठते हैं तो हमारे ऑसिपिटल हेडेक होता है, हमें डिजीनेस होती है, वर्टिगो होता है, चक्कर आते हैं। प्रोटीन यूरिया मीन्स यूरिया जो हमारी यूरिन होती है उसमें प्रोटीन की अमाउंट होती है वो एक्स्ट्रा हो जाती है। नोज़ ब्लीडिंग होता है जिसे हम एपिस्टैक्सिस बोलते हैं।
नोज़ी ब्लीडिंग मीन्स हमारी जो नोज़ से ब्लीडिंग होना। एंड नेक्स्ट इज टिलेटस मीन्स रिंगिंग इन एयर में हमारे जो कानों में आवाज़ आती है, इस एयर की आवाज़ आती रहती है, तो उसे बोलते हैं टाइटस। एंड फटिक लेवल बढ़ जाता है एंड ब्लरिंग विजन हो जाता है, हेमेटोरिया हो जाता है मीन्स ब्लड में जो ही यूरिन में ब्लड की अमाउंट बढ़ जाती है, एंजाइनल पेन होता है, पाल्पिटेशन होता है मीन्स हमारी जो हार्ट रेट होती है वो बहुत ज़्यादा इंक्रीज हो जाती है, ब्रीथलेसनेस होती है, में सांस लेने में प्रॉब्लम होती है। ये साइन सिम्टम्स होते हैं हाइपरटेंशन के। नेक्स्ट हम देखते हैं डायग्नोसिस के बारे में। डायग्नोज कैसे करना है आपको जब भी आपके पास हाइपरटेंशन पेशेंट आता है। सबसे पहले क्या ही हम उसकी हिस्ट्री लेंगे, फिजिकल एग्जामिनेशन करेंगे, हम बीपी मेजरमेंट करेंगे, और क्या चेस्ट एक्सरे करा के बोल सकते हैं, हम ईसीजी बोल सकते हैं, यूरिन टेस्ट ले लेंगे, और क्या है इकोकार्डियोग्राम मीन्स हम अल्ट्रासाउंड बोल सकते हैं, ब्लड इन्वेस्टिगेशन सीबीसी टेस्ट करा सकते हैं, विड्रॉल टेस्ट करा सकते हैं, आरआई टेस्ट मीन्स रूटीन टेस्ट होता है। रूटीन टेस्ट में हम क्या करते हैं कि हमारे पास ये ऐसा टेस्ट होता है इसमें हम ब्लड सीबीसी टेस्ट भी करा लेते हैं, हम एसटीएल टेस्ट करा लेते हैं, लिपिड प्रोफाइल टेस्ट करा लेते हैं, केएफटी एलएफटी करा लेते हैं, लिवर फंक्शन टेस्ट एंड किडनी फंक्शन टेस्ट करा लेते हैं, हम ब्लीडिंग टाइम क्लॉटिंग टाइम भी करा सकते हैं। जिसकी हमें ज़रूरत होती है, नीड होती है, तो हम वो आरआई टेस्ट में कराते हैं, रूटीन इन्वेस्टिगेशन टेस्ट। तो ये हमारी डायग्नोसिस थी। नेक्स्ट हम देखते हैं कॉम्प्लिकेशन, क्या क्या और अदर कॉम्प्लिकेशन हो सकते हैं हाइपरटेंशन से। जैसे कि हमारा हो गया एमआई मायोकार्डियल इन्फार्क्शन हो गया, एथेरोस्क्लेरोसिस हो गया, सीसीएफ मीन्स कार्डियक कंजेस्टिव फेलियर हो गया, रीनल फेलियर हो गया, एंजाइनल पेक्टोरिस हो गया, सेरेब्रल हेमोरेज हो गया। तो ऐसे कुछ हमारे जो कॉम्प्लिकेशंस होते हैं वो देखने को मिल जाते हैं हाइपरटेंशन के पेशेंट में। तो इसके लिए रिस्क फैक्टर क्या होते हैं, रिस्क फैक्टर में जैसे कि हमारे जो पेशेंट होते हैं बहुत स्मोकिंग वाले पेशेंट हो गए, अल्कोहलिज वाले पेशेंट हो गए, एंड डायबिटीज़ मेलिटस के पेशेंट हो गए, जो भी पेशेंट होते हैं इनकी जो बहुत एज हो जाती है 50 के अबव हो जाती है एज, तो उन पेशेंटों के लिए ये थोड़ा सा रिस्की होता है। सो नेक्स्ट हम देखते हैं मेडिकल मैनेजमेंट। मेडिकल मैनेजमेंट में हमें अब क्या करना है कि हम जो पेशेंट एक टाइप से हम नॉन फार्माकोलॉजिकल भी यूज़ करेंगे, फार्माकोलॉजिकल ड्रग्स का यूज़ भी करके दो टाइप से हम हाइपरटेंशन को कम कर सकते हैं। पहले हम कुछ ऐसे ही फॉर्मूलेज कुछ ऐसे यूज़ कर लें, जब हो जाए नहीं हो रहा है तो उसके बाद हम ड्रग्स का यूज़ करते हैं। तो नॉन फार्माकोलॉजिकल में क्या होगा, इंक्रीज फिजिकल एक्टिविटी, जो पेशेंट है आता है उसको हम फिजिकल एक्टिविटी बढ़ा देंगे, जिससे क्या होगा उसको थोड़ा सा बॉडी मूवमेंट करेगी अच्छे से, वॉर्मनेस आएगी, वॉर्मनेस आने से उसके बॉडी से और ज़्यादा थोड़ा सा पसीना निकलेगा, जिससे कि उसकी बॉडी का जो टेम्परेचर है वो रेगुलेट हो जाएगा, तो हाइपरटेंशन थोड़ा जो कम हो जाएगा। तो इनकीज फिजिकल एक्टिविटी कर सकते हैं, वेट रिड्यूस कर सकते हैं, ओबेसिटी है पेशेंट को तो हम उसे रिड्यूस कर डाइटरी अप्रोच कुछ रख सकते हैं, जिसे बोलते हैं DASS, डास मीन्स डाइटरी अप्रोच टू स्ट्रोक, STN मीन्स हाइपरटेंशन। उसमें हम डाइटरी अप्रोच में क्या रख सकते हैं, होल ग्रेन हो गया, लीफी वेजिटेबल हो गया, वो जो मिल्क यूज़ कर रहे हैं वो लो फैट का होना चाहिए, पनीर होना चाहिए, ग्रेप्स हो गए, फ्रूट्स में पपाया हो गया, बनाना हो गया, कुछ पीस यूज़ कर सकते हैं, बीन यूज़ कर सकते हैं, नट है, स्वीट को अवॉइड करना है, लेस साल्ट इन डाइट, हमें बहुत कम डाइट भी लेना है। तो इन सारी चीज़ों को हम यूज़ कर सकते हैं नॉन फार्माकोलॉजिकल कंडीशन में पेशेंट को, जो पेशेंट है हाइपरटेंशन की, इसलिए कंडीशन जो प्रॉब्लम है, होल ग्रेन जो फ्रूट्स है, पनीर है। एंड नेक्स्ट इज स्टॉप स्मोकिंग, पेशेंट को जो स्मोकर है पेशेंट तो उसे बोलना है स्टॉप करना है, रिड्यूस अल्कोहल इसको भी नहीं लेना है। हम देखते हैं इन सारी चीज़ों को हम यूज़ करने के बाद फार्माकोलॉजिकल भी कंडीशन यूज़ देख क्या ड्रग्स यूज़ करते हैं वो देख लेते हैं। फार्माकोलॉजिकल ड्रग्स में क्या होता है, जैसे कि हम जो हार्ट से रिलेटेड डिजीज तो हमें बीटा ब्लॉकर हो गया, कैल्शियम चैनल ब्लॉकर हो गया, एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग इनहिबिटर हो गया, हमारे पास एंटीबायोटिक हो गया, डायूरेटिक हो गए। तो ऐसे ही कुछ ड्रग्स का हम यूज़ करते हैं पेशेंट को। जब भी आपके पास कोई पेशेंट आता है जिसे हाइपरटेंशन है तो आप उसके सिम्टम्स देखेंगे, उसने जो सिम्टम्स बताए क्लिनिकल फीचर्स देखेंगे, उसके बाद ही आप ड्रग्स जो देंगे तो पेशेंट की कंडीशन के अनुसार देंगे। तो हम बीटा ब्लॉकर देते हैं। बीटा ब्लॉकर क्या करते हैं, हमारे जो हाइपरटेंशन है उसे कम करने का, जो उसका प्रेशर है वो बढ़ रहा है उसे कम करने के लिए कुछ ड्रग्स को यूज़ करते हैं। प्रोप्रानोल हो गया, टिमोलॉल हो गया, एटिनोलॉल हो गया, स्मोलॉल हो गया, सिप्लार हो गया। सिप्लार क्या करते हैं 24 घंटे में हम 2 बार देते हैं। ये 80 mg की होती है, 80 mg को हम हाफ ऑफ करके 2 बार हम बीडी में देते हैं सिप्लार। नेक्स्ट है वैसोडाइलेशन। वैसोडाइलेशन में क्या होता है, हमारी जो ब्लड वेसल्स होती है ना डायलेट करता है, जैसे कि नाइट्रोग्लिसरीन हो गया, नाइट्रेट हो गया, आइसोर्बाइड मोनोनाइट्रेट हो गया, आइसोर्बाइड डाइनाइट्रेट हो गया।
तो ये ड्रग्स क्या होते हैं आपको याद रखने हैं, क्योंकि हम जो जनरल मेडिसिन का एग्ज़ाम पेपर आता है उसमें हमारे जो मेन होता है, मेन रोल हमारे ड्रग्स का होता है, मेडिकल मैनेजमेंट का होता है, और आपको नंबर भी इन्हीं ड्रग्स पे मिलते हैं। तो इसलिए इन ड्रग्स को आपको याद रखना है। आपने सेकेंड ईयर पढ़े हुए होंगे फार्माकोलॉजिकल में, तो यहाँ पे आपको ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होगी ड्रग्स को समझने में। नेक्स्ट हम देखते हैं कैल्शियम चैनल ब्लॉकर। कैल्शियम चैनल ब्लॉकर में होता है दे आर यूज टू डिक्रीज ऑक्सीजन डिमांड इन हार्ट एंड इम्प्रूव कोरोनरी ब्लड फ्लो। मीन्स हमारे जो हार्ट को जितनी ऑक्सीजन की डिमांड होती है उसे कम कर देता है, और हमारी जो कोरोनरी ब्लड फ्लो है उसे इंक्रीज कर देता है। जैसे कि हो गया एम्लोडिपाइन हो गया, पिरापैमिल हो गया, इसराडिपाइन हो गया, निकारडिपाइन हो गया, सिल्नीडिपाइन हो गया, डेल्टाजीन हो गया, डेल्टाजैम हो गया। तो ये सारे ड्रग्स होते हैं हमें कैल्शियम चैनल ब्लॉकर में कैल्शियम चैनल ब्लॉकर में आते हैं। तो ये आपको याद रखने हैं ड्रग्स, क्योंकि आगे भी इनका भी यूज़ होने वाला है। नेक्स्ट हमारे पास आता है एसी इनहिबिटर, एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम इनहिबिटर। जैसे कि हो गया हमारे पास कैप्टोप्रिल है, इनालाप्रिल है, रैमीप्रिल है, पेंडोप्रिल है। अब नेक्स्ट एंड लास्ट देखते हैं हम डायबिटिक। डायबिटिक में कौन कौन से ड्रग होते हैं, जैसे कि हो गया हमारा हाइड्रोक्लोरथायाजाइड हो गया, क्लोरथैलिडन हो गया, क्लोरथायाजाइड हो गया, फ्यूरसेमाइड हो गया, टोरसेमाइड हो गया, हमारे पास स्पाइनोलैक्टोन हो गया। तो ये सारे ड्रग्स होते हैं, डायबिटिक ड्रग्स होते हैं, जिनका हम यूज़ करते हैं हाइपरटेंशन को कम करने के लिए। सो आई होप आपको वीडियो समझ आया होगा, अच्छा लगा होगा आपके लिए। आजकल ये समझते हैं कंजेस्टिव हार्ट फेलियर, नाम में ही दिया गया हार्ट फेलियर मीन्स जो हमारा हार्ट होता है वो पंप करना बंद कर देता है, हार्ट पंपिंग नहीं होता है। जब हार्ट पंप नहीं होगा तो हमारे जो बॉडी में ब्लड सप्लाई भी नहीं होगी, प्रॉपर तरीके से ब्लड सप्लाई नहीं होगी, हमारे टिश्यूज होंगे वो डेथ होने लगेगी उनके, जिससे क्या होता है ये हमारे लाइफ थ्रेटनिंग कंडीशंस होती है। सो देखते हैं क्या क्या होता है इसमें। हार्ट फेलियर आल्सो नोन एज CHF, a chronic condition in which the heart does not pump blood according to metabolic need। एक ऐसी कंडीशंस होती है जिसमें हमारे जो हार्ट होता है वो पंप नहीं होता है प्रॉपर तरीके से। उसमें क्या होता है हमारे हार्ट को मेटाबॉलिक नीड होती है, मेटाबॉलिक मीन्स हमारे जो हार्ट होता है उसे रिक्वायरमेंट होती है, हमारे ऑक्सीजन डिमांड होती है और न्यूट्रिएंट सप्लाई प्रॉपर तरीके से हमारे हार्ट को नीड होती है, तो इसलिए वो प्रॉपर तरीके से पंप नहीं करता है। हार्ट फेलियर इज नॉट ए डिजीज बट ग्रुप ऑफ मैनिफेस्टेशन, एक टाइप की डिजीज नहीं है, फिर भी हमारे ग्रुप में मैनेज हम करते हैं इसे। एंड क्लिनिकल फीचर्स में देखते हैं एबनॉर्मल लोडिंग कंडीशन, एबनॉर्मल कंडीशंस हो जाती हैं इसलिए हमारा हार्ट पंप नहीं कर पाता है ब्लड को। तो हम देखते हैं क्या क्या ऐसी कंडीशंस होती हैं। सो फर्स्ट चीज़ हम देखते हैं ड्यूरिंग प्री लोड, जब हमारा प्री लोड होता है तब उस टाइम क्या कंडीशंस आती हैं एबनॉर्मल, मीन्स आर्टियल सेप्टल डिफेक्ट हो जाता है, कंजेंटल डिफेक्ट हो जाता है, हाइपरबॉलमिया हो जाता है, पल्मोनरी वाल्व स्टेनोसिस हो जाता है, माइट्रल वाल्व स्टेनोसिस हो जाता है। तो मीन्स हमारे क्या होता है जो डिफेक्ट आ जाता है हमारे आर्टियल सेप्टल वाल डिफेक्ट में जो वॉल्व होता है, कंजेनिटल डिफेक्ट रहता है, हमारा वॉल्यूम बढ़ जाता है, हमारे जो पल्मोनरी वॉल्व होते हैं उनमें स्टेनोसिस हो जाता है, माइट्रल वॉल्व होते हैं उनमें स्टेनोसिस हो जाता है। तो इन सारी एबनॉर्मलिटी की वजह से हमारा जो हार्ट होता है वो पंप नहीं कर पाता। अब देखते हैं हम ड्यूरिंग आफ्टर लोड के टाइम क्या होता है, हमारे जो आयोटिक वॉल्व होते हैं स्टेनोसिस है, वेंट्रिकुलर सेप्टल डिफेक्ट है, कोरोनरी थ्रोम्बोसिस एंड साइज एंड थिकनेस ऑफ वेंट्रिकल। ये सारी कंडीशंस होती हैं आफ्टर लोड के टाइम, इसलिए हमारा हार्ट फेलियर के चांसेस हो सकते हैं। नेक्स्ट हम देखते हैं मीन्स एबनॉर्मल मसल फंक्शन, हमारी जो मसल्स होती है प्रॉपर तरीके से फंक्शन नहीं करती हैं तब भी हमारा जो हार्ट होता है वो ब्लड पंप नहीं करता है। जैसे कि मायोकार्डाइटिस हो गया, मायोकार्डिस में जो हमारा मायोकार्डियम होता है उसमें इन्फ्लामेशन हो गया, पेरिकार्डाइटिस मीन्स पेरिकार्डियम में इन्फ्लामेशन हो गया, फिजिकल एंड इमोशनल स्ट्रेस की वजह से हमारी हार्ट फेलियर हो जाता है, हाइपरबॉलमिया मीन्स जो हमारा वॉल्यूम है वो बढ़ जाने की वजह से हो जाता है, एंड एनीमिया मीन्स हमारे जो RBC की डिफिशेंसी होने की वजह से भी हमारा हार्ट फेलियर के चांसेस हो सकता है। नेक्स्ट हम देखते हैं क्या क्या और अदर कॉजेज हो सकते हैं, जैसे कि हमारा लेफ्ट वेंट्रिकुलर फेलियर, जो हमारा लेफ्ट वेंट्रिकल होता है वो फेल हो जाता है, तो उसमें वो फेल क्यों होता है कि पल्मोनरी एडीमा होने की वजह से हो सकता है ऐसा, शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ होने की वजह से हो सकता है, डिस्पोनिया मीन्स शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ, ड्राई कफ होने की वजह से, फटिंग होने की वजह से, इंसोमेनिया मीन्स नींद नहीं आने की कमी, नींद ना आने की वजह से भी हो सकता है हमारा जो लेफ्ट वेंट्रिकल होता है वो फेल हो जाता है। तो बहुत सारी कंडीशंस होती हैं लेफ्ट वेंट्रिकल फेल होने की। एंड नेक्स्ट हमारा राइट वेंट्रिकल फेल हो जाता है, तब भी ऐसा होता है, राइट वेंट्रिकल फेल क्यों होता है, लीवर कंजेशन हो जाता है, एनोरेक्सिया होती है मीन्स भूख नहीं लगती, नोक्टूरिया हो जाती है मीन्स जो हमारा नाइट में जो क्लाइंट होता है नाइट में से यूरिनेशन हो जाता है। तो ये सारी कंडीशंस होती हैं हमारे हार्ट फेलियर की।
जैसे कि अभी मैंने आपको बताया था, एबनॉर्मलिटी आती है प्री लोड के टाइम, आफ्टर लोड के टाइम आती हैं कुछ एबनॉर्मलिटी। कुछ हमारी मसल्स होती हैं वो एबनॉर्मल फंक्शंस करती हैं। हमारे जो वेंट्रिकुलर होते हैं वो फेल हो जाता है, राइट वेंट्रिकल एंड लेफ्ट वेंट्रिकल फेल होने की वजह से भी हमारे जो हार्ट फेलियर के चांसेस हो सकते हैं। अदर भी कुछ है, जैसे कि हमारा हो गया इंक्रीज पल्स रेट, हमारी पल्स रेट बहुत ज़्यादा हो जाए, कार्डियोमेगाली हो जाए, कार्डियोमेगाली जो हमारे हार्ट का साइज होता है वो इंक्रीज हो जाए। तो ये सारी कंडीशंस होती हैं कंजेस्टिव हार्ट फेलियर। अब हम इसे डायग्नोस कैसे करेंगे, हम इसे समझेंगे कैसे कि ये कार्डियक फेलियर ही है। सो देखते हैं कि सबसे पहले हम क्या करेंगे, एग्जामिनेशन करेंगे, फिजिकल एग्जामिनेशन लेंगे और हमारा जो हिस्ट्री हो गई वो देखेंगे। फिर उसके बाद हम ईसीजी कराएंगे पेशेंट को, चेस्ट एक्सरे कराएंगे, लीवर एंजाइम टेस्ट कराएंगे, किडनी टेस्ट कराएंगे और हमारा इकोकार्डियोग्राफी मीन्स अल्ट्रासाउंड कराएंगे पेशेंट को, या आई टेस्ट मीन्स रूटीन टेस्ट भी बोल सकते हैं। रूटीन टेस्ट में जैसे कि हम आपको बता ही चुके, सीबीसी टेस्ट होता है, क्लोरिन ब्लीडिंग टाइम होता है, हमारा एलएफटी टेस्ट होता है, केएफटी टेस्ट हो आता है और भी बहुत सारे टेस्ट होते हैं। वो हम पेशेंट की कंडीशंस के अनुसार ही उसे टेस्ट कराने को प्रीफर करते हैं। सो नेक्स्ट चीज़ देखते हैं कॉम्प्लिकेशंस, क्या क्या कॉम्प्लिकेशंस आते हैं। कार्डियक अरेस्ट हो गया, कार्डियक अरिथमिया हो गया, मायोकार्डियल फेलियर हो गया, तो इन सारे ऐसे कॉम्प्लिकेशंस भी हो सकते हैं ये कंजेस्टिव कार्डियक फेलियर के टाइम। नेक्स्ट एंड लास्ट हमारा जो सबसे इम्पॉर्टेंट है मैनेजमेंट, ये सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हमारे मेडिसिन में यही है हमारे लिए। डायोटिक देते हैं, वैसोडाइलेटर देते हैं, ईसी इनहिबिटर देते हैं, कैल्शियम चैनल ब्लॉकर दे सकते हैं हम लोग, बीटा ब्लॉकर दे सकते हैं हम। तो वही सारे ड्रग्स हैं, क्योंकि हम इन सारे ड्रग्स को हम कार्डियक फेलियर, कार्डियोवास्कुलर डिजीज़ में कोई सी डिजीज़ होती है जिनमें हम सिम्टम्स के अकॉर्डिंग इन ड्रग्स को ही देते हैं। डायोटिक में जैसे कि हो गया हमारे पास, ये आपको याद हमारे साथ ही आप याद कर लीजिएगा, फ्यूरोसिमाइड हो गया, टोरसिमाइड हो गया, थायाजाइड हो गया, डिजॉक्सिन हो गया, डोपामाइन हो गया, तो ये डायोटिक होते हैं। एंड हमारे वैसोडाइलेटर होते हैं, नाइट्रेट हो गया, नाइट्रोग्लिसरीन हो गया, आइसोसोर्बाइड मोनोनाइट्रेट हो गया, तो ये हम देते हैं पेशेंट को। एंड ईसी इनहिबिटर हो गया, जैसे कैप्टोप्रिल हो गया, इनालाप्रिल हो गया, रामिप्रिल हो गया, ये सारे ड्रग्स देते हैं हम लोग। यदि इन ड्रग्स से भी कुछ हमारे पेशेंट को ड्रग्स काम नहीं करते हैं, पेशेंट की कंडीशंस इम्प्रूव नहीं होती है, तो हम फिर पेशेंट को बोलते हैं, एक लास्ट ऑप्शन होता है हमारे पास सर्जिकल मैनेजमेंट का। सो आई होप आपके लिए ये वीडियो हेल्पफुल रहा होगा। सो हम नेक्स्ट देखते हैं डिजीज़, इस्केमिक हार्ट डिजीज़ देखेंगे। सो वीडियो में, आज की इस वीडियो में हमने क्या क्या पढ़ा है, हमने कार्डियोवास्कुलर से पढ़ लिया और कंजेस्टिव कार्डियक फेलियर के बारे में पढ़ा, जिसमें हमने डेफिनेशन समझी है, इंट्रोडक्शन देखा है, क्लिनिकल फीचर्स देखे हैं, ईटियोलॉजी देखी है, साइंस सिम्टम्स देख लिए एंड कॉम्प्लिकेशंस देखे हैं, रिस्क फैक्टर देखे हैं, किसी की पैथोफिजियोलॉजी भी देखी है एंड लास्ट इज हमारे पास जनरल मैनेजमेंट देख लिया। आई होप आपके लिए ये डीप वेन थ्रोम्बोसिस होता है क्या, इसका मीन्स क्या होता है वो समझेंगे, देखेंगे ईटियोलॉजी क्या है, क्या पैथोफिजियोलॉजी है एंड क्लिनिकल फीचर्स, कॉम्प्लिकेशंस, रिस्क फैक्टर्स एंड लास्ट हमारा मेडिकल मैनेजमेंट डिस्कस करेंगे। सो डीप वेन थ्रोम्बोसिस होता क्या है, बेसिकली वो समझते हैं। थ्रोम्बोसिस मीन्स होता है हमारा ब्लड क्लॉटिंग, ब्लड कोगुलेंट फॉर्म हो जाता है, ब्लड होता है एक्यूमुलेट हो जाता है हमारे वेन में, जिससे कि हमारे रिस्ट्रिक्ट ब्लड सप्लाई हो जाती है, सब प्रॉपर वे में हमारी ब्लड सप्लाई नहीं होती है बॉडी में, तो इसे हम बोलते हैं क्या, थ्रोम्बोसिस। एंड यहाँ पे हम डीप वेन थ्रोम्बोसिस पढ़ रहे हैं, तो डीप वेन जो हमारे लोअर लिम्ब में वेन होती हैं, जिससे हमारा वेनस ब्लड आता है हार्ट तक पंप होने के लिए, तो वो वेन जो होती है जो ब्लड सप्लाई करती है वेनस ब्लड की, तो उनकी जो डीप वेन होती है उसमें क्या होता है, ब्लड कोगुलेशन होता है, क्लॉट फॉर्म हो जाते हैं, इससे प्रॉपर वे में हमारे हार्ट तक ब्लड वापस नहीं आ पाता है। तो देखेंगे ये क्यों होता है, इसमें क्या हो जाता है, जो हमारे कोई भी ट्रॉमा हो गया या कुछ भी इंस्ट्रूमेंटल होगा जिससे हमारी क्लॉटिंग फॉर्म हो जाती है, तो इससे क्या होता है, जो हमारी प्लेटलेट्स होती है वो एग्रीगेट कर जाती है एंड जो फाइबर फॉर्म हो, जो हमारे क्लॉटिंग फॉर्मेशन में क्या होता है, प्लेटलेट्स के जो फाइबर होते हैं वो फॉर्म हो जाते हैं और हमारी जो आरबीसी होती हैं उन्हें ट्रैप करने लगती है, जैसे कि एक मैस वर्क फॉर्म हो जाता है, मैस वर्क टाइप से, जैसे कि ये हमारी वेन हो गई और ये हमारी जो आरबीसी हो गई। पहले तो ब्लड सप्लाई प्रॉपर तरीके से हो रही थी, फिर एक मैस वर्क टाइप को फॉर्म कर लेते हैं, ये जितना ज़्यादा ये बनता जाएगा, क्लॉट हो जाता है, उतना अच्छा ब्लड सप्लाई नहीं होगा, तो इस टाइप का मैस वर्क फॉर्म हो जाता है।
तो इससे क्या होगा कि हमारी रिस्ट्रिक्टेड ब्लड सप्लाई हो जाती है, जिसे हम बोलते हैं डीप बोन थ्रोम्बोसिस। देखते हैं, डीप बोन थ्रोम्बोसिस इज द फॉर्मेशन ऑफ ब्लड क्लॉट इन वन ऑफ द डीप वेन ऑफ द बॉडी, यूजली इन योर लेग। क्या होती है, हमारे लेग में जो डीप वेन प्रेजेंट होती है वहाँ पे ब्लड क्लॉट फॉर्मेशन हो जाता है। यूजली बिगिन इन काफ एंड प्रोपोगेटेड प्रॉक्सिमली टू पोप्लिटल वेन, फीमोरल वेन एंड इलियक वेन। इस कहाँ होती है, काफ मसल जो हमारी प्रेजेंट होती है, काफ मसल लोअर लेग में प्रेजेंट होता है, वहाँ पे ये काफ मसल्स में फॉर्मेशन हो जाता है, क्लॉट फॉर्म कर देता है। प्रॉक्सिमली क्या, हमारी जो पोप्लेटल वेन होती है, पोप्लेटल फोसा के पास, फीमोरल वेन होती है फीमर के पास, एंड इलियक वेन होती है, वहाँ पे ये क्लॉटिंग फॉर्म हो जाता है, डीप वेन थ्रोम्बोसिस बन जाता है। इसकी इटियोलॉजी क्या है, क्या कॉजेज होते हैं। इटियोलॉजी मीन्स कॉज, तो कोई भी वेसल्स इंजरी होने की वजह से हो सकता है, कोई वीनस स्टैसिस की वजह से हो सकता है, हाइपर कोगुलेबिलिटी होने की वजह से भी हो सकता है, और कोई भी ट्रॉमा या कॉल्स की वजह से, ट्रॉमा एक्सीडेंटली इंजरी होती है उस रीजन से भी हमारे कोगुलेशन फॉर्म हो सकता है वेन में। इसकी पैथोफिजियोलॉजी देखेंगे हम। पैथोफिजियोलॉजी में क्या है, ट्रॉमा स्टिमुलेट द क्लॉटिंग कॉस्केट, कोई भी क्लॉट फॉर्म हो जाता है, एंड इससे क्या प्लेटलेट्स होती है वो एग्रीगेट कर जाती है। प्लेट्स एंड फाइब्रिन फॉर्म द इनिशियल क्लॉटिंग, और इनिशियल क्लॉटिंग बना जो प्लेटलेट पे होती है, एंड आरबीसी क्या करती है, टैप्ड इन फाइब्रिन मैस वर्क एंड थ्रोम्बस प्रोपोगेट्स एंड इन्फ्लामेट इज ट्रिगर्ड कॉजिंग टेंडरनेस, स्वेलिंग एंड इरिदमा। इन्फ्लामेशन हो जाएगा तो वहाँ पे क्या टेंडरनेस हो जाती है, मतलब टच करने से बहुत ज़्यादा पेन होता है, स्वेलिंग हो जाती है, इरिदमा देखने को मिल जाता है। तो हमारी ये पैथोफिजियोलॉजी है डीप वेन थ्रोम्बोसिस की। नेक्स्ट हम देखते हैं क्लिनिकल फीचर, या इसे हम बोलते हैं साइन सिम्टम्स। क्या क्या साइन सिम्टम्स देखने को हमें मिलेंगे जब डीप वेन थ्रोम्बोसिस होता है। तो सबसे मतलब मीन्स वहाँ पे पेन फॉर्म थोड़ा सा फील होगा, शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ हो जाएगा, हमारा चेस्ट पेन होगा, काफ स्वेलिंग होने को देखने को मिल जाता है, एंड रैपिड पल्स, हमारी जो पल्स होती है वो चेंज हो आती है, पल्स का जो हाई का भी लो, एंड रैपिड ब्रीदिंग होता है, कफिंग अप ब्लड, एडिमा, एक्यूट चेस्ट पेन, कॉफ सॉलिंग। तो ये सारे साइन सिम्टम्स हमें देखने को मिलते हैं जब भी डीप वेन थ्रोम्बोसिस होता है। क्या रिस्क फैक्टर होते हैं वो देखते हैं। अब रिस्क क्या क्या हो सकती है, कौन कौन, प्रेगनेंसी में ये रिस्क देख सकता है, ओबेसिटी हो गया, ड्रग्स को लेते एज होने की वजह से, ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव, जेनेटिक हो गया, एंटी थ्रोम्बोन डिफिशिएंसी। तो इस टाइप के हमारे रिस्क फैक्टर्स होते हैं। जो लोग भी प्रेग्नेंट लेडी होती है, ओबेसिटी होती है, जो बहुत ज़्यादा ओबेसिटी होती है, थ्रोम्बोसिस डिफिशिएंसी होती है, जेनेटिक भी हो जाते हैं, कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स जो यूज़ करते हैं, तो इन सारी चीज़ें को जो इन लोगों के लिए बहुत ज़्यादा रिस्क फैक्टर्स होते हैं, रिस्क होते हैं ये चीज़ें डीप वेन थ्रोम्बोसिस में। एंड कॉम्प्लिकेशंस क्या है, पल्मोनरी इन्फार्क्ट होने के चांसेस हो सकते हैं, एंड एक्यूट जीआईटी ब्लीडिंग हो सकती है, ये इसके कॉम्प्लिकेशंस होते हैं। अब हम इन्वेस्टिगेशन करेंगे, हम कैसे पता करेंगे, इवेलुएट करेंगे, कैसे हम डायग्नोज करेंगे कि ये डीप वेन थ्रोम्बोसिस ही है। तो उसके लिए हम कुछ टेस्ट कराते हैं। टेस्ट हो गया हमारा लीवर फंक्शन टेस्ट, हम लीवर फंक्शन टेस्ट कराएंगे, एलएफटी कराएंगे, केएफटी कराते हैं, यूरिया टेस्ट, यूरिन टेस्ट कराते हैं, क्रिएटिनाइन चेक करते हैं कितना ले, सीबीसी कराते हैं, एलएफटी, आरआई टेस्ट हो गया। आरआई टेस्ट मीन्स रूटीन टेस्ट होता है, जिसमें हम लिपिड प्रोफाइल चेक कराते हैं पेशेंट की, हम क्लॉटिंग टाइम, ब्लीडिंग टाइम देख लेते हैं। तो जो पेशेंट के मीन्स जैसे हार्ट रिलेटेड डिजीज़ है तो उससे कोई लिपिड कोलेस्ट्रॉल कितना है, तो ये सारे हम चेक करते हैं। ब्लड टेस्ट हो जाता है, यूरिन टेस्ट हो जाता है, एक्सरे भी करा सकते हैं। तो ये हमारा इन्वेस्टिगेशन होता है कि हम कैसे इवेलुएट करते हैं ये डीप वेन थ्रोम्बोसिस है क्या है। नेक्स्ट हमारे पास एक ट्रीटमेंट कैसे करेंगे हम जब हमारे पास डीप वेन पेशेंट आते हैं। तो सबसे पहले हमने जैसे डीप वेन थ्रोम्बोसिस का पेशेंट है मीन्स वहाँ पे कोगुलेशन, ब्लड कोगुलेशन हुआ है, तो हम उसे ड्रग्स देंगे, एंटी कोगुलेंट ड्रग्स देंगे। तो एंटी कोगुलेंट मीन्स क्या करेंगे, जो कोगुलेशन फॉर्म हुआ है उसे वहाँ से डिजॉल्व करेंगे, डिजॉल्व कर देंगे। तो उसमें जैसे कि हमारा एपेक्साबिन हो गया, ईडोएक्साबिन हो गया, रिवारोक्साबिन हो गया, हेपेरिन हो गया, तो ये सारे ड्रग्स जो होते हैं वो हम देते हैं एंटीकोगुलेंट के फॉर्म में। एंड वारफेरिन हो गया, यूज़ करते हैं हेपेरिन इंजेक्शन, पेन किलर दे सकता है पेशेंट को, और इन्फ्लामेशन है तो इन्फ्लामेटरी ड्रग्स देंगे।
जैसे कि हमारा है इबुप्रोफेन है, डिक्लोफेनिक है, नेप्रोक्सेन है, डेक्सामेथासोन है, बीटामेथासोन है, हाइड्रोकॉर्टिसोन है। तो ये एंटी इन्फ्लामेटरी ड्रग्स देंगे। और हम पेशेंट की सिम्टम्स के अकॉर्डिंग भी ड्रग्स दे सकते हैं। पेशेंट को पेन हो रहा तो हम पेन किलर देंगे, एनाल्जेसिक देंगे, पेशेंट को सेडेटिव दे सकते हैं, एंटीबायोटिक दे सकते हैं। जिस टाइप के पेशेंट के सिम्टम्स है, सिम्टम्स के अकॉर्डिंग हम पेशेंट को ड्रग्स देते हैं। तो ये हमारे डिबोन्थमिक हार्ट डिजीज मेनली इंक्लूड दिस आर्थरोस्क्लेरोसिस, मायोकार्डियल इन्फार्क्शन एंड एंजाइना। सो आज के इस वीडियो में हम एंजाइना पेक्टोरिस डिस्कस करने वाले हैं। नेक्स्ट वीडियो हम आर्थरोस्क्लेरोसिस डिस्कस करेंगे और मायोकार्डियल इन्फार्क्शन डिस्कस करेंगे। सो एंजाइना पेक्टोरिस होता क्या है बेसिकली वो समझ लेते हैं। सो एंजाइना पेक्टोरिस में क्या होता है कि हमारी जो बॉडी को, हमारे हार्ट को ऑक्सीजन की जो डिमांड होती है वो बढ़ जाती है। पर हमारी जो डिमांड होती है ऑक्सीजन की वो उतना प्रॉपर हमारे हार्ट को ऑक्सीजन मिल नहीं पाती है, जिससे क्या होता है कि हमारे लेफ़्ट साइड में हमारे चेस्ट पेन होने लगता है। लेफ़्ट साइड आर्म बोल सकते हैं, चेस्ट पेन होता है। और हमारी बॉडी जो हार्ट का जो ब्लड फ्लो होता है हमारी हार्ट मसल्स तक प्रॉपर वे में नहीं पहुंच पाता है। तो इस एंजाइना पेक्टोरिस में क्या होगा, सीवियर चेस्ट पेन होगा लेफ़्ट साइड में, और वो पेन होगा वो रेडिएट कर जाता है हमारे लेफ़्ट आर्म में, लेफ्ट शोल्डर टू आर्म एंड फ्लेक्सर सरफेस टू द लेफ्ट आर्म। सो देखते हैं क्या होता है इसमें। एक्यूट चेस्ट पेन ऑन लेफ्ट साइड विथ लेफ्ट आर्म, लेफ्ट साइड और लेफ्ट आर्म, एंड ऑक्सीजन सप्लाई इज इक्वल टू ऑक्सीजन डिमांड। ऑक्सीजन सप्लाई क्या होती है, जितना हमारे हार्ट को ऑक्सीजन की डिमांड होती है उतना ऑक्सीजन प्रॉपर सप्लाई होती है। पर यहाँ एंजाइना पेक्टोरिस में क्या हो रहा है कि हमारी जो बॉडी की ऑक्सीजन डिमांड है उतना ऑक्सीजन सप्लाई नहीं हो रहा है। एंजाइना इज ए टर्म यूज्ड फॉर चेस्ट पेन caused by decreased blood flow to the heart muscles। कॉज चेस्ट पेन क्यों होता है, क्योंकि हमारी जो हार्ट मसल्स होती है उसके जो ब्लड फ्लो जो उसे रिक्वायर्ड होता है उतना ब्लड फ्लो नहीं मिलता है, डिक्रीज ब्लड फ्लो लेवल आता है। एंड नेक्स्ट इज हमारा एंजाइना पेक्टोरिस द चीफ सिम्टम ऑफ इस्केमिक हार्ट डिजीज and characterized by sudden severe pain in left side of chest which may radiate to the left shoulder along the flexor surface of the left arm and chest। इस्केमिया से मीन्स आप समझते ही होंगे अनएडिक्वेट ब्लड सप्लाई। सो हार्ट डिजीज में जब अनएडिक्वेट ब्लड सप्लाई होगी तो एंजाइना पेक्टोरिस होता है, मीन्स चेस्ट पेन होता है। तो सीवियर पेन होता है हमारे लेफ्ट साइड में चेस्ट के, एंड जो पेन होता है वो रेडिएट कर जाता है लेफ्ट शोल्डर में अलोंग द फ्लेक्सर सरफेस ऑफ द लेफ्ट आर्म विथ चेस्ट पेन। तो ये हमारा एंजाइना पेक्टोरिस में दिखने को मिलता है कि पेन होता है, रेडिएट कर जाता है पेन चेस्ट में। अब देखते हैं कि एंजाइना जो है कितनी टाइप्स का होता है, कौन कौन सी टाइप्स होते हैं एंजाइना का वो देखते हैं। देयर आर सेवरल टाइप्स ऑफ एंजाइना। फर्स्ट इज स्टेबल, अनस्टेबल, वेरिएंट, नॉक्टर्नल, डेक्यूबिटस एंड पोस्ट इन्फार्क्शन। तो इस स्टेबल में क्या होता है कि हमारी जो ऑक्सीजन की डिमांड होती है हार्ट की वो ज़्यादा हो जाती है। अनस्टेबल में क्या होता है कि वो पेन जब होता है कि जब हमारे जो हार्ट होता है वो मीन्स हमारी बॉडी होती है वो रेस्ट पे होती है तब चेस्ट पेन होता है। एंड वेरिएंट में क्या होता है, ये क्लासिकल एंजाइना होता है, सिमिलर टू क्लासिकल एंजाइना। एंड नॉक्टर्नल में क्या होता है, जब हम नाइट में सो रहे होते हैं, ड्रीम देख रहे होते हैं तो उस सीवियर पेन देखने को मिलता है। मीन्स उस टाइम क्या होता है कि हमारा जैसे हम ड्रीम में होते हैं तो हमारा हार्ट क्या करता है थोड़ा फास्ट फास्ट पंप होने लगता है, रैपिड हाई मूवमेंट होता है। इससे क्या होगा कि हमें पेन होने लगता है नाइट में। एंड डिक्यूबिटस में क्या होता है कि पेशेंट जब राइट साइड में लेट जाता है, राइट अप, तो उसमें आप लेट जाने के राइट शोल्डर की साइड या लिटरली लेट जाता है तो पेशेंट को पेन होने को मिलता है। तो ये हमारे टाइप्स थे। अब नेक्स्ट हम देखते हैं इसकी ईटियोलॉजी क्या है, क्या कॉजेज होते हैं कि ये एंजाइना पेक्टोरिस को क्रिएट करते हैं। सो मेन कॉज तो आप जान ही गए होंगे कि डिक्रीज ब्लड फ्लो है, अनएडिक्वेट ब्लड सप्लाई है, हाइपोक्सिया है, ब्लड डिसऑर्डर है, सर्कुलेटरी सिस्टम प्रॉपर तरीके से सर्कुलेट ब्लड नहीं कर रहा है, एंड एक्सेसिव फूड इनटेक, कोलेस्ट्रॉल लेवल बढ़ जाता है या एन्यूरिज्म हो जाता है, ब्लड डिसऑर्डर है कोई सा, हाइपोक्सिया है, एक्सेसिव फूड इनटेक, एक्सेसिव इमोशनल लेवल एंड हाइपरटेंशन एंड अदर डिजीज। इस टाइप की हमारी डिजीज, इस टाइप के कॉजेज होते हैं जिससे कि एंजाइना पेक्टोरिस होता है वो क्रिएट हो जाता है। तो इसकी पैथोफिजियोलॉजी क्या है वो देखते हैं। जैसे हमने जो कॉजेज पढ़ी, ईटियोलॉजी देखी,
ब्लड सप्लाई प्रॉपर वे में नहीं हो रही, कोई भी डिजीज़ है, आर्टरी डिजीज, सर्कुलेटरी डिसऑर्डर है, एन्यूरिज्म है, कोई भी आई टाइप का कॉजेज जब आता है तो क्या होगा कि हमारी जो हार्ट की है ऑक्सीजन डिमांड होती है वो इंक्रीज़ हो जाती है बॉडी की, एंड इंक्रीज़ होगी उस पर उतना हमें लेवल जो डिमांड है उतना प्रॉपर वे में नहीं मिलता है, तो क्या होता है हमारे हार्ट पे क्या लोड पड़ता है। जब वर्क लोड पड़ेगा तो हार्ट को और नीड मोर और ज़्यादा ब्लड सप्लाई की डिमांड होगी, पर हार्ट को ब्लड सप्लाई प्रॉपर वे में नहीं मिल रही है, तो क्या होगा कोरोनरी जो आर्टरी होगी हमारी वो क्या कर जाएगी, डायलेट कर जाएगी एंड सप्लाई मोर ब्लड, क्योंकि कोरोनरी आर्टरी ब्लड सप्लाई करती तो वो हम ब्लड सप्लाई देगी, पर उसके बाद क्या होगा कि कोरोनरी आर्टरी जब सप्लाई कर दे उसका क्या डायलेट हो जाती है, एंड ड्यू टू एनी फैक्टर ब्लड सप्लाई डिफिसिटेड हो जाती है, ब्लड सप्लाई प्रॉपर वे में नहीं आती है, तो हार्ट को फिर भी मोर डिमांड होती है, हार्ट की डिमांड होती है कि हमें ब्लड सप्लाई आए, ऑक्सीजन मिले, और हमारे पास क्या होता है ऑक्सीजन का डिमांड लेवल वो भी कम हो जाता है, ब्लड सप्लाई भी कम हो जाती है, जिससे कि हमारा क्या एंजाइना क्रिएट हो एंजाइना जनरेट हो जाता है हमारे हार्ट। ओके, और नेक्स्ट हम देखते हैं साइन सिम्टम्स क्या होते हैं। आई होप आपको यहाँ तक समझ आ रहा होगा, मैं बहुत सिंपल वे में आपको समझाने की कोशिश कर रही हूँ, और प्रॉपर नोट्स से ये आपको कहीं और से कंटेंट लेने की कोई भी नीड नहीं होगी। सो क्लिनिकल फीचर्स साइन एंड सिम्टम्स क्या होते हैं। सबसे पहले हमको चेस्ट पेन देखने को मिलता है, बहुत ज़्यादा चेस्ट पेन होगा, टैकीकार्डिया, ब्रैडीकार्डिया, ब्लड प्रेशर जो कम ज़्यादा हो रहा है, पाल्पिटेशंस देखने को मिल, स्किन कलर चेंजमेंट मिलेगा, डिस्पोनिया हो जाएगा, मीन्स ब्रीथलेस, ब्रीथ मेरी जो होती है वो हम लोग की एबनॉर्मलिटी रही, पाल्पिटेशन बहुत ज़्यादा, हार्ट होगा हमारा बार बार बहुत ज़्यादा पंप कर रहा होगा, बहुत फास्टली पंप कर रहा होगा, एंड इंक्रीज एंड डिक्रीज हमारा, तो इस टाइप के साइन सिम्टम्स देखने को मिलते हैं, पेन रेडिएशन भी देखने को मिलता है, तो ये हमारे क्या होते हैं एंजाइना पैक्टस के साइन सिम्टम। और स्पेशल टाइप के करेक्टरिस्टिक होते हैं कुछ चेस्ट पेन के। अब चेस्ट पेन पे क्या करेक्टरिस्टिक होते हैं कि किस साइड पे पेन हो रहा है, किस एरिया पे पेन है, किस टाइप का पेन है, और किस टाइप से रेडिएट कर रहा है, किस टाइप का सेंसेशन हो रहा है, तो वो सारा कुछ हमारे चेस्ट पेन को, हम चेस्ट पेन से इन सारी चीज़ों को पता करके, करेक्टरिस्टिक्स को पता करके तभी हम ये डिस्कस कर सकते हैं, ये हम देख सकते हैं कि ये किसका पेन है, पेक्टोरल्स का है या कोई अदर कार्डियोवास्कुलर डिजीज़ है उसका है। सो लोकेशन क्या है, सबसे पहले हम देखते हैं कि पेन कहाँ पे हो रहा है, तो लीड टू स्टर्नम, एंजाइना में यदि पेन हो रहा है तो वो लोकेशन कहाँ होगी, स्टर्नम के पास। सीवियरिटी क्या होगी, माइल्ड टू मॉडरेट, बढ़ रही होगी। ऑनसेट क्या होगा, मेक क्विक एंड स्लो, क्विकली होगा फिर स्लो होगा फिर बढ़ेगा फास्ट होगा, इसका मतलब चेंजमेंट होता रहता है। रेडिएशन क्या होगा, जनरली इन नेक में होगा, फिर लेफ्ट शोल्डर में जाएगा, फिर अपर लेफ्ट आर्म में जाएगा, फिर डाउनवर्ड जाएगा, 4 एंड 5 हमारे मेटाकार्पल जॉइंट पे, फैलेंजियल पे, 4th एंड 5th पे हमारे आएगा। नेक से लेफ्ट शोल्डर, फिर लेफ्ट आर्म, फिर हमारा 4th 5th मेटाकार्पल फैलेंजियल जॉइंट। एंड बर्निंग सेंसेशन देखने को मिलेगा, पेशेंट हैव गैस प्रॉब्लम इन डाइजेशन, पेशेंट को गैस प्रॉब्लम होगी डाइजेशन में। सो ये सारी कुछ कैरेक्टरिस्टिक देखने को मिलेंगे। नेक्स्ट हम डायग्नोसिस कैसे करेंगे पेशेंट को वो देखते हैं। सो डायग्नोस करना हमारे सबसे पहले हम चेस्ट एक्सरे कराएंगे, चेस्ट पेन कहाँ हो रहा है, फिजिकल एग्जामिनेशन करेंगे, कोरोनरी आर्टरी को आरआई टेस्ट करेंगे, हम कोलेस्ट्रॉल लेवल चेक करेंगे, ब्लीडिंग टाइम, क्लोटिंग टाइम भी चेक कर सकते हैं, लिपिड प्रोफाइल चेक कर सकते हैं, केएफटी टेस्ट कर सकते हैं, एलएफटी टेस्ट कर सकते हैं, मीन्स किडनी फंक्शन टेस्ट, लीवर फंक्शन टेस्ट, कोरोनरी एंजियोग्राफी करेंगे, कार्डियक कैथेटराइजेशन करेंगे, मायोकार्डियल परफ्यूजन हो जाएगा, बीपी चेक करेंगे, हार्ट रेट चेक करेंगे, तो ये सारी इसी चेक करेंगे, तो ये सारे क्या होते हैं कि डायग्नोसिस करेंगे, इन सारी चीज़ों से डायग्नोस कर सकते हैं कि क्या प्रॉब्लम एक्चुअल में है। एंड नेक्स्ट हम देखते हैं, नेक्स्ट एंड लास्ट हमारा फेवरेट मेडिकल मैनेजमेंट। मेडिकल मैनेजमेंट क्या होगा कि कोई भी कार्डियोवास्कुलर रिलेटेड डिजीज़ होती है जिसमें हमारा ब्लड एक्यूमुलेशन हो रहा है, पेन हो रहा है या ब्लड क्लॉटिंग हो रही है, तो उस सिम्टम्स के अकॉर्डिंग जो भी सिम्टम्स हैं बॉडी में, जैसे कि हमारे जो एंजाइना पेक्टोरिस में जो सिम्टम्स थे वो चेस्ट पेन था,
हमारा हाइपरटेंशन था, बीपी कम एंड डाउन हो रहा था, टैकीकार्डिया, ब्रेडिकार्डिया था, डिस्पोनिया हो रहा था, ब्रीथनेस में चेंजमेंट आ रहा था, ईसीजी चेंजमेंट आ रहा था। तो इस टाइप के साइन सिम्टम्स हमें देखने को मिल रहे थे। तो हम उन साइन सिम्टम्स के अकॉर्डिंग ही मैनेजमेंट करते हैं, मेडिसिन देखते हैं। जैसे कि हमारा क्या है, हमारी जो वेसल्स होती है वो ज़्यादा कॉन्टैक्ट कर जाती हैं, तो हम वेसोडाइलेशन देते हैं। जैसे कि आइसोसोर्बाइड मोनोनाइट्रेट हो गया, नाइट्रेट हो गया, नाइट्रोग्लिसरीन हो गया, ये हम कुछ मेडिसिन देते हैं। बीटा ब्लॉकर में क्या होता है, बीटा ब्लॉकर देते हैं, प्रोप्रानॉल, टेनोलॉल, सोटालॉल और भी अदर्स होते हैं ड्रग्स। तो ये हमारे कॉमन ड्रग्स हैं जो हम कार्डियोवैस्कुलर डिजीज़ में ज़्यादातर मेनली यूज़ कर रहे हैं, जिससे कि आपको डेली डेली पढ़ते हुए आपको भी याद हो जाए ये ड्रग्स। एंड कैल्शियम चैनल ब्लॉकर में जैसे कि हम एम्लोडिपाइन, विरापैमिल, इस्टाडिपाइन, तो इस टाइप के ड्रग्स यूज़ कर रहे हैं। एंटी प्लेटलेट्स ड्रग भी हम यूज़ करते हैं। एंटी प्लेटलेट में क्या होगा कि हम जो हमारी प्लेटलेट्स होती हैं वो एक्यूम फाइब्रिन मैसिबक हो जाता है, तो इसके लिए हम एंटी प्लेटलेट ड्रग, जैसे एस्पिरिन हो गया। सिम्टोमेटिक ड्रग, सिम्टोमेटिक में ड्रग में आता है, जैसे कि हमारा चेस्ट पेन था तो पेन किलर दे देंगे, एंटीबायोटिक दे देंगे हम। और जैसे कि हमारा डिस्पोनिया था जिसमें ब्रीथनेस नहीं सही हो रही थी, तो हम उसके अकॉर्डिंग हम ड्रग्स दे देंगे। एनाल्जेसिक देंगे, मॉर्फिन सल्फेट हो गया, और भी अदर ड्रग्स होते हैं जो हम एंजाइमोबैक्टर्स में यूज़ करते हैं। मेनली हम सिम्टोमेटिक ड्रग्स ही यूज़ करते हैं, सिम्टम्स के अकॉर्डिंग हम ड्रग्स देते हैं। आई होप आपको समझ आया होगा। ये टॉपिक हमने मेडिसिन, जनरल मेडिसिन में किया है। इसमें हम सर्जिकल मैनेजमेंट भी ऐड कर सकते हैं। जो हमारे सर्जरी में एंजाइना पेक्टोरिस होता है उसमें क्या होता है, एंजियोप्लास्टी कराते हैं, और हम हार्ट बाईपास सर्जरी कराते हैं। तो बहुत सारे इसमें भी हम सर्जिकल मैनेजमेंट का यूज़ करते हैं। कॉसेस क्या होता है वो सारा कुछ डिस्कस करेंगे इस वीडियो में। आते हैं कॉसेस में हमारी जो मसल्स होती हैं, हमारी जो वेसल्स होती हैं, उनकी जो हार्ड मतलब लेयर होती है, इंटरनल लेयर होती है, क्या थिक हो जाती है, हार्ड हो जाती है, जिससे की वजह से क्या होता है कि ब्लड सप्लाई प्रॉपर वे में नहीं हो पाती है। हार्डनिंग होने की वजह से फैट होती है वो एक्यूमुलेट होता जाता है और ब्लड क्लॉट फॉर्म कर देता है, कोलेस्ट्रॉल डिपॉजिट हो जाता है, जिससे कि हमारा ब्लड हार्ट तक प्रॉपर वे में नहीं पहुंच पाता है, जिसे हम आर्थ्रोस्क्लेरोसिस बोलते हैं। तो ये देखते हैं क्या है आर्थ्रोस्क्लेरोसिस। आर्थ्रोस्क्लेरोसिस इज थिकनिंग एंड हार्डनिंग ऑफ लार्ज एंड मीडियम साइज ऑफ मस्कुलर आर्टरीज ड्यू टू ट्यूनिका इंटिमा। जो हमारी आर्टरीज होती है उसकी जो ट्यूनिका इंटिमा लेयर होती है उसमें हार्डनिंग हो जाती है, हार्डनिंग या थिकनिंग हो जाती है, जिससे क्या होता है, जिसका डायमीटर होता है आर्टरीज का वो डायमीटर कम हो जाता है, कंस्ट्रिक्ट कर जाता है। जब डायमीटर कम हो जाएगा तो ब्लड फ्लो होगा वो क्या होगा, स्लोली हो जाएगा। और स्लोली होने के बाद धीरे धीरे क्या होता है कि वहाँ पे ब्लड जो कोलेस्ट्रॉल होती है, कोलेस्ट्रॉल डिपोजिट हो जाता है। डिपोजिट होने की वजह से वहाँ का जो डायमीटर और कम होता जाता है, नैरोइंग हो जाता है, जिससे प्रॉपर ब्लड सप्लाई वहाँ से नहीं हो पाती है और हमारे टिश्यूज़ होते हैं, सेल्स होती है, वो डेथ होने लगती है ब्लड डिफिशियंसी की वजह से। So it is defined as the accumulation of fat in wall of blood vessels or hardening of blood vessels due to level of cholesterol in blood or serum। क्या होता है कि एक्यूमुलेट हो जाती है फैट ब्लड वेसल्स की वॉल में एंड हार्डनिंग कर देती है वेसल्स को, जिससे क्या, जिसमें क्या होता है, कोलेस्ट्रॉल का लेवल होता है वो ब्लड में इंक्रीज हो जाता है, सीरम में इंक्रीज हो जाता है। तो ये हमारा आर्थ्रोस्क्लेरोसिस होता है जिसमें फैट क्या होती है, फैट मीन्स एक्यूमुलेट कर जाती है। नेक्स्ट देखते हैं इसकी ईटियोलॉजी क्या है, किस रीजन से इसकी कॉजेज क्या है। सो इसकी कॉजेज वो ईटियोलॉजी होती है, मेन जो कॉमन कॉजेज होता है वो कोलेस्ट्रॉल होती है, हाई लिपिड इंटेक जो हम करते हैं, ओबेसिटी हो जाती है, फिजिकल हम परफॉर्मेंस नहीं करते, इनएक्टिविटी करते हैं, स्मोक वाले पेशेंट हो जाते हैं, डायबिटीज़ मेलिटस के पेशेंट होते हैं, जिनका हाइपरटेंशन की प्रॉब्लम होती है, ऐसे पेशेंट होते हैं जिसमें कोलेस्ट्रॉल का लेवल होता है वो बढ़ा हुआ होता है। तो इस टाइप के हमारे जो कॉजेज होते हैं इनकी वजह से क्या होता है, आर्थ्रोस्क्लेरोसिस हो जाता है। नेक्स्ट हम देखते हैं पैथोफिजियोलॉजी क्या होती है। पैथोफिजियोलॉजी क्या होगी, जब भी जो भी हमारे कॉजेज होंगी उसके अकॉर्डिंग होंगी, जो भी कॉजेज है, जैसे कि केमिकल हार्मोनल कोलेस्ट्रॉल हो गया, केमिकली हो गया, हार्मोनल कोई भी कॉजेज हो गया, फैट हो गई, हाइपरटेंशन हो गया, एंड स्पेसिफिक कोई भी इंजरी हो गई, उसकी वजह से क्या होगा, इन्फ्लामेशन हो जाता है इंटीमा लेयर में वेसल्स की, एंड लिपिड डिपॉजिट हो जाती है, लिपिड डिपॉजिट हो जाती है और प्रोलिफरेट कर जाती है हमारी स्मूथ मसल सेल में।
प्रोलिफरेट करने की वजह से क्या होता है, वहाँ पे एक प्लैक फॉर्म बन जाता है, ओपेक फॉर्म बन जाता है। सपोज करते हैं ये हमारी वेसल्स है, यहाँ पे क्या कि ये हार्डनिंग हो, ये वेसल्स है, ये हार्डनिंग होने की वजह से क्या हो रहा है, यहाँ पे हार्डनिंग हो रही है, तो इससे क्या ये थोड़ा सा प्रोलिफरेट करता है। प्रोलिफरेट करते करते क्या करता है, ये ओपेक फॉर्म क्रिएट कर देता है, प्लैक फॉर्म क्रिएट कर देता है, जिससे क्या होगा, नैरोइंग ब्लड वेसल्स हो, ऑब्स्ट्रक्ट्स हो जाती है। ऑब्स्ट्रक्ट ब्लड फ्लो होता है, धीरे धीरे क्या होता है, ये ब्लॉकेज कर देता है हमारे ब्लड वेसल्स को। फॉर्मेशन ऑफ प्लैक एंड नैरोइंग एंड ऑब्स्ट्रक्शन ऑफ ब्लड फ्लो एंड क्रिएट आर्थरोस्क्लेरोसिस। ओके, नेक्स्ट हम देखते हैं साइन सिम्टम्स देखते हैं। तो साइन एंड सिम्टम्स हम देखेंगे अदर हम जो हमारे ऑर्गन्स हैं उनके, जैसे कि ब्रेन है, हार्ट है, जीआईटी है, किडनी है, एक्सट्रीमिटीज़ है। तो ब्रेन में क्या सिम्टम्स देखने को मिलेंगे, सेरिब्रल आर्थरोस्क्लेरोसिस हो है सेरिब्रम में। हार्ट में क्या है, एमआई हो गया, मायोकार्डियल इंफार्क्शन, एंजाइना है, हार्ट फेलियर हो गया। एंड जीआईटी में हमें क्या देखने को मिलेगा, आयोटिक एन्युरिज्म हो जाता है। एन्युरिज्म हो जाता है मीन्स वहाँ पे थोड़ा सा ओपेक फॉर्म होता है, बॉल होता है, एक्स्ट्रा बॉल क्रिएट हो जाती है। एंड एब्डोमिनल पेन होगा, वेट लॉस हो जाएगा, लोअर बैक पेन है। किडनी में क्या होगा, रीनल आर्टरी स्टेनोसिस हो जाएगा। एक्सट्रीमिटीज़ में क्या होगा, हमें लोअर एंड अपर एक्सट्रीमिटीज में पेन होगा हमारी मसल्स में। एंड नमनेस होगी, वीकनेस होगी, क्योंकि वहाँ पे ब्लड सप्लाई प्रॉपर नहीं पहुँच रही होती। तो ये सारे हमारे साइन सिम्टम्स होते हैं किडनी में, हार्ट में, ब्रेन में, एक्सट्रीमिटीज़ में। एंड नेक्स्ट हम देखते हैं डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन, कैसे हम डायग्नोस करेंगे। जैसा कि लास्ट वीडियो में बताया था, हमें डायग्नोस करने के लिए कि हम सबसे पहले फिजिकल एग्जामिनेशन कराते हैं, एक्सरे भी करा सकते हैं, एमआरआई हो गया, अल्ट्रासाउंड हो गया, और एंजियोग्राफी कराते हैं, आर्टोग्राफी कराते हैं, सीटी स्कैन है। एंड हम फ्लूइड कलेक्शन कराएंगे, ब्लड टेस्ट करा सकते हैं, यूरिन टेस्ट करा सकते हैं, सीरम टेस्ट करा सकते हैं। एंड हम आर रूटीन टेस्ट कराते हैं, इसमें हम लिपिड कोलेस्ट्रॉल का लेवल चेक करेंगे। एंड हम एलएफटी कराएंगे, केएफटी कराएंगे। तो ये सारे हमारे क्या होते हैं, डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन होते हैं। नेक्स्ट हम देखते हैं क्या क्या कॉम्प्लिकेशंस हो सकते हैं। कॉम्प्लिकेशन आर्थरोस्क्लेरोसिस क्या होता है, स्टेबल एंजाइना होता है, अनस्टेबल एंजाइना होता है, कार्डिक कंजेस्टिव कार्डिक फेलियर हो सकता है, एंड रीनल फेलियर है, मायोकार्डियल इंफार्क्शन है, एन्युरिज्म है। तो ये सारे क्या है, हमारे कॉम्प्लिकेशंस होते हैं आर्थरोस्क्लेरोसिस के। अब नेक्स्ट एंड लास्ट हमारा जो फेवरेट मेडिकल मैनेजमेंट, वो हम देखेंगे। सो मेडिकल मैनेजमेंट में हम वही, जैसा कि हमने लास्ट वीडियो में बताया था आपको, सिम्टोमेटिक ड्रग्स देंगे, सिम्टम्स के अकॉर्डिंग ही हम ड्रग्स पेशेंट को देंगे। तो जैसे कि हम जब ब्लड क्लॉटिंग हो रही है, एक्यूमुलेट हो रहा है, ब्लॉकेज हो रहा है, तो हम एंटी कोगुलेंट ड्रग देंगे, जिससे कि जो भी कोगुलेंस हुआ, जो कोलेस्ट्रॉल, जो फैट डिपॉजिट हुई है, वो क्या कर जाए, वहाँ पर डिजॉल्व कर जाए। एस्पिरिन हो गया, टिक्लोपिडाइन हो गया, टिरोफिवेन हो गया, हिपैरिन हो गया। एंड नेक्स्ट इज लिपिड लोअरिंग एजेंट, हम ऐसे एजेंट दें जिससे कि हमारे लिपिड और कोलेस्ट्रॉल का लेवल हो वो कम हो जाए, जैसे कि निकोटोनिक एसिड हो गया, डिक्रीज सिंथेसिस ऑफ एलडीएल हो गया, लोअर डेंसिटी, एंड कोलेस्ट्रॉल, ट्राइग्लिसराइड। तो एलडीएल कम करने के लिए, कोलेस्ट्रॉल को कम करने के लिए, ट्राइग्लिसराइड को कम करने के लिए हम लिपिड लोअरिंग एजेंट दे सकते हैं। नेक्स्ट हम फाइब्रिक एसिड देंगे। फाइब्रिक एसिड में क्या है, फिनोफाइब्रिक दे सकते हैं, रिड्यूस सिंथेसिस ऑफ कोलेस्ट्रॉल, इससे कि हमारे कोलेस्ट्रॉल का सिंथेसिस कम हो जाए। एंड वेस्टोडाइटर देंगे, नाइट्रेट हो गया, नाइट्रोग्लिसरीन हो गया, आइसोसोलवाइड हो गया। कैल्शियम चैनल ब्लॉकर देंगे, ब्रापैमिल हो गया, एम्लोडिपाइन हो गया, इस्टाडिपाइन में और भी बहुत सारे ड्रग्स होते हैं। बीटा ब्लॉकर देंगे, जैसे कि हमारा होगा पेंडोप्रिल, टिमोलॉल, पेंडोलॉल, सोटालॉल। तो ये सारे हमारे ड्रग्स होते हैं। और भी हम ड्रग्स, सिम्टोमेटिक ड्रग्स दे सकते हैं, चेस्ट पेन के अकॉर्डिंग एनाल्जेसिक दे सकते हैं, और हमारे जो भी साइन सिम्टम्स थे उसके अकॉर्डिंग हम ड्रग्स दे सकते हैं। सो आई होप। मायोकार्डियल इंफार्क्शन होता क्या है, ये मायोकार्डियल इंफार्क्शन एक टाइप का हार्ट डिजीज़ होती है। इसमें हमारी जो हार्ट वेसल्स होती है, ब्लड वेसल्स होती है, वो कॉन्स्ट्रिक्ट कर जाती हैं या ब्लॉकेज हो जाती हैं। तो इससे क्या होता है कि प्रॉपर ब्लड सप्लाई नहीं हो पाती, ऑक्सीजन प्रॉपर हमारे हार्ट्स को नहीं मिल पाती है, जिससे हमारी जो हार्ट मसल्स होती हैं वो डैमेज हो जाती है, उनके पार्ट डैमेज, डिस्ट्रॉय हो जाते हैं, जिसे हम कहते हैं हार्ट अटैक। सो मायोकार्डियल इंफार्क्शन कॉमनली नॉन एज हार्ट अटैक के नाम से जानते हैं। मायोकार्डियल अकर व्हेन द फ्लो ऑफ ब्लड टू द हार्ट इज ब्लॉकेज, द इंटरप्टेड ब्लड फ्लो कैन डैमेज और डिस्ट्रॉय पार्ट ऑफ द हार्ट मसल्स,
इसमें क्या होता है कि हमारा जो ब्लड का फ्लो होता है वो कम हो जाता है, ब्लॉकेज हो जाता है, हमारी जो ब्लड फ्लो ब्लॉकेज हो जाता है और हमारी वेसल्स होती हैं वो ब्लॉक हो जाती है, इंटरप्टेड हो जाती है, जिससे कि हमारी जो हार्ट की मसल्स होती हैं वो डैमेज हो जाती है, डिस्ट्रॉय हो जाती हैं, जिसे हम मायोकार्डियल इन्फार्क्शन या हार्ट डिजीज़ बोलते हैं। इसमें क्या होता है, सडनली हमारा जो कार्डियक अरेस्ट हो जाता है, सडनली हमारा हार्ट होता है फेल हो जाता है, सडनली हमारा हार्ट होता है वो ब्लड पंप करना बंद कर देता है, तो इससे हार्ट हमारा क्या होता है, फेल हो जाता है। नेक्स्ट इसके क्या क्या कॉजेज़ हो सकते हैं वो हम देखते हैं। सो कॉजेज़ क्या होंगे, किन किन कंडीशंस में ये हमारा मायोकार्डियल इन्फार्क्शन होता है। जैसे कि हमारा क्या हो गया कि ऑक्सीजन की सप्लाई कम हो गई, कोई भी डिजीज़ हो गई, सडनली हमारी वेसल्स हो गई कॉन्स्ट्रिक्ट कर गई, और कोई फैटी डाइट इंटेक कर, कोलेस्ट्रॉल डिपॉजिट हो गया, या कोई भी एक्सेसिव स्मोकिंग के स्मोक जो करते हैं उनकी वजह से, उनके रीज़न होते हैं हमारे हार्ट डिजीज़ के लिए। सो एक्टिव कॉर्नरी थ्रोम्बोसिस, कोई भी कॉर्नरी थ्रोम्बोसिस एक्यूमुलेट हो गया। कॉजेज क्या है, मायोकार्डियल इन्फेक्शन ड्यू टू सीवियर हार्ट डिजीज़, कोई भी सीवियर 90% कॉजेज क्या होते हैं कि सीवियर हार्ट डिजीज, अदर कोई हार्ट डिजीज़ होते हैं, जैसे आर्थरोस्क्लेरोसिस है, और हमारा हाइपरटेंशन है, डीप डीप पेन हो गया, और अदर और सारे जो भी जितने भी कार्डियोवैस्कुलर डिजीज़ होते हैं, अदर कोई डिजीज़ होने के कारण भी हमारा मायोकार्डियल इन्फार्क्शन होने के चांसेस हो सकते हैं। हार्डनिंग ऑफ द आर्टरी, आर्टरी जो हार्ड हो जाती है, वेसल्स हार्ड आती है, सडनली कॉन्स्ट्रिक्ट कर जाती है, वेसो स्पाज्म हो जाता है। एंड कोरोनरी आर्टरी एम्बोलिज्म, हमारी आर्टरी जो होती है एम्बोलिज्म हो जाता है उनमें। एंड इनफेक्टिस, कोई भी डिजीज़ हो गई, कोई भी एक्सेसिव स्मोकिंग हो गया, इंक्रीज फैट इंटेक हो गया, तो ये सारे क्या होते हैं, हमारी आइटियोलॉजी होती है हार्ट डिजीज़ की। कौन कौन से रीज़न होते हैं जो कॉजेज होते हैं जो इन हार्ट अटैक के चांसेस को बढ़ा देते हैं। अब नेक्स्ट हम देखते हैं क्लिनिकल फीचर। क्लिनिकल फीचर्स मीन्स हमारे जो साइन सिम्टम्स होते हैं मायोकार्डियल इन्फार्क्शंस के, जैसे कि होगा सीवियर पेन हो गया, चेस्ट पेन हो रहा है, टैकीकार्डिया है, हाइपरटेंशन है, एंजाइटी हो रहा है, हमारे ब्रीथ सही से नहीं ले पा रहे हैं, नॉर्मलिटी हो रही है ब्रीथ में, स्टोमक अपसेट है, शॉर्टनेस ब्रेथ हो रही है, पाल्पिटेशन हो रहा है, हेडेक हो रहा है, टैकीकार्डिया, नोजिया, वॉमिटिंग, एंजाइटी, डिस्पोनिया, अपसेट स्टोमक, इस टाइप के हमारे साइन सिम्टम्स देखने को मिलते हैं, तो उससे हम मायोकार्डियल इन्फार्क्शंस के कुछ साइन सिम्टम्स होते हैं। ऐसे साइन सिम्टम्स आते हैं तो आप तुरंत ही डॉक्टर के पास जाइए। एंड नेक्स्ट हम देखते हैं डायग्नोसिस कैसे करें। सो पैथोफिजियोलॉजी में क्या होता है कि क्या कोई भी जैसे जो हमारे साइन सिम्टम्स हो गए उसके अकॉर्डिंग, कोई भी कॉजेज़ हो गए, कॉजेज़ के अकॉर्डिंग हमारी पैथोफिजियोलॉजी होती है। मीन्स ड्यू टू आर्थरोस्क्लेरोसिस मीन्स ब्लॉकेज हो गई हमारी आर्टरी, कोई कोलेस्ट्रॉल डिपॉजिट हो गया या थ्रोम्बोसिस हो गया, इस इनके रीजन की वजह से क्या होगा कि इस्चेमिया हो जाता है। इस्चेमिया मीन्स अनएडेक्वेट ब्लड सप्लाई होती है, ब्लड सप्लाई प्रॉपर नहीं होती है, जब ब्लड सप्लाई प्रॉपर नहीं होगी तो इस्चेमिया क्रिएट हो जाएगा, जिससे हमारे टिश्यूज़ में क्या होगा, नेक्रोसिस हो जाता है। नेक्रोसिस होने की वजह से टिश्यूज़ होते हैं वो डेथ होने लगती है, मीन्स कंडक्टिविटी उनकी तो कम हो जाती है एंड डिक्रीज हो जाता है वेंट्रिकुलर डिसकॉन्टेक्शन, जो वेंट्रिकुलर होते हैं हमारे वेंटिकल होते हैं वो कॉन्टेक्ट करना बंद कर देते हैं, जिससे हार्ट पंप नहीं होता है, ब्लड सप्लाई नहीं होती है, हमारी जो मसल्स होती हैं वो डेथ हो जाती है और हमारा हार्ट फेल हो जाता है। सो ये हमारा पैथोफिजियोलॉजी का कैसे कैसे हार्ट फेल होता है। नेक्स्ट इज करेक्टरिस्टिक क्या है चेस्ट पेन के, क्या क्या हमें चेस्ट पेन में क्या क्या करेक्टरिस्टिक देखने को मिलेंगे, जैसे कि हमने कौन सा साइड पे हमें देखा, कौन सा लोकेशन हो गया। सीवियरिटी पेन होता है मोर देन एंजाइना पेक्टोर, एंजाइना पेक्टोर से भी ज़्यादा पेन होता है चेस्ट में, एंड 15 मिनट्स ड्यूरेशन होता है पेन का, एंड रेडिएशन पेन टू नोज, जॉ, शोल्डर, फोरआर्म। कहाँ पेन रेडिएट करता है, नोज पे आता है, जॉ पे आता है, शोल्डर, फिर फोरआर्म। ये 15 मिनट्स का ड्यूरेशन होता है। एंजाइना में क्या था कि पेन रिलेट कर रहा था, नेक पर रहा था, शोल्डर पे लेफ्ट साइड एंड लेफ्ट आर्म, एंड फिर हमारा फोर्थ एंड फिफ्थ इंटरफेरेंजियल जॉइंट से रिलेट कर जाता था। एंड नेक्स्ट इज डायग्नोस कैसे करेंगे हम। डायग्नोस करने के लिए हम ईसीजी कराते हैं, फिजिकल एग्जामिनेशन करेंगे, ईसीजी टेस्ट हो गया, और एंजियोग्राफी करते हैं, इकोकार्डियोग्राफी भी करते हैं, अल्ट्रासाउंड करते हैं, एमआरआई करते हैं, और हम और एलएफटी टेस्ट कर लेते हैं, कोलेस्ट्रॉल देख लेते हैं, लिपिड चेक कर लेते हैं, ब्लड टेस्ट कर लेते हैं, सीरम टेस्ट कर लेते हैं। तो बहुत सारे ऐसे हमारे टेस्ट होते हैं डायग्नोस करने के लिए, इन्वेस्टिगेशन करने के लिए। एंड नेक्स्ट इज कॉम्प्लिकेशंस क्या क्या हो सकती है। कॉम्प्लिकेशन में क्या होगा, पल्मोनरी एम्बोलिज्म हो सकता है, हार्ट फेलियर हो सकता है, डिसअर्थमिया हो सकता है, पेरिकार्डाइटिस हो गया, मीन्स पेरिकार्डियम हमारी मसल्स जो पेरिकार्डियम मसल्स के आसपास इन्फॉर्मेशन हो सकता है, शॉक में पेशेंट जा सकता है। तो
फिर हमारे कॉम्प्लिकेशंस देखने को मिलते हैं। अब नेक्स्ट एंड लास्ट हम देखते हैं मेडिकल मैनेजमेंट क्या क्या होता है। मेडिकल मैनेजर, जैसा कि हम आपको लास्ट वीडियो में बताए हुए थे कि कोई भी जब भी हम ड्रग्स देते हैं वो सिम्टम्स के अकॉर्डिंग ही ड्रग्स देते हैं, जो पेशेंट के सिम्टम्स होते हैं, क्योंकि हमें ऐसे डायरेक्टली पता नहीं है कि पेशेंट को क्या प्रॉब्लम है। जब पेशेंट हमें सिम्टम्स बताएगा उसी के अकॉर्डिंग हम मेडिसिन देंगे। तो पेन किलर दे देते हैं, वैसोडाइलेशन देते हैं, कैल्शियम चैनल ब्लॉकर देते हैं, ऐसे इनहिबिटर दे देते हैं, एंटीप्लेटलेट है। तो पेन किलर में जैसे मॉर्फिन हो गया, सल्फेटोपिशियम को भी इंक्लूड कर सकते हैं। वैसोडाइलेशन में क्या होता है, नाइट्रेट, नाइट्रोग्लिसरीन, आइसोसॉर्बाइड, मोनोनाइट्रेट। कैल्शियम चैनल ब्लॉकर में हमारा ब्राफेमल, एप्नोटिपाइन। एंड एसी इनहिबिटर में हो गया हमारा कैप्टोप्रिल, इनालाप्रिल, रैमीप्रिल। एंड एंटीप्लेटलेट्स ड्रग भी हम देते हैं, एस्प्रिन हो गया। तो ये हमारे ड्रग्स होते हैं। मेडिकल मैनेजमेंट होता है मायोकार्डियल इन्फार्क्शन, हार्ट डिजीज़ का। आई होप आपको समझ आया होगा। यदि आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।